इनसे बस प्रेडिक्शन जो है वो फदील अहमद साहब से। फदील साहब, जिस तरह के अटैक शुरू हो गए और जो हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा अटैक हिजबुल्लाह ने किया है, बहुत ज्यादा नुकसान जो है इजराइल को, हैफा पूरी तरह से एक तरीके से तबाह हो गया है, उधर एलात का पोर्ट जो है, और ईरान ने अब साफ कर दिया, अभी मैंने खबर दिखाई थी कि पूरा ऑर्डर कर दिया है कि साहब अब हमें हमला करना है। कैसे देखते हैं कि इजराइल के सामने कितनी बड़ी ये सिचुएशन पैदा हो गई? देखिए मुमताज भाई, लड़ाई का एक तरीका यह भी होता है कि दुश्मन को बार बार लड़ाई से डरवाया जाए। वो तब होता है जब दुश्मन को अगर कोई समझ ले कि अब ये कमजोर हो चुका है, उस वक्त ये ट्रिक काम कर जाती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी स्थिति खराब है और उस पर से कोई कहे कि नहीं इस पर अटैक करो, इसको मारो, तो उस समय स्थिति और भी खराब हो जाती है। इसराइल इतना, एक तो वो लोग इतनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं इसराइल वाले, बहुत लग्जरी लाइफ है, दुनिया की सारी चीज तो उन्हीं के पास है, और इसी का वो ढोंग पीटते हैं कि हमारे पास ये है वो है। यहाँ तक कि कितना टैक्स लगाएंगे, जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं और इसराइल के नागरिक हैं, उन पर तो टैक्स लगा नहीं सकते, जो इसराइल के नागरिक उन्हीं पर टैक्स लगा सकते हैं ना। तो ऐसे ही पूरा इसराइल में 20-25-30 लाख लोग खाली कर दिए हैं, आबादी भी वहां ज्यादा नहीं है, 30-35-40 लाख की आबादी है बस, और उस पर आप इतना टैक्स लगाएंगे, इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो चुकी है पूरी तरह से, और कहीं से उनको कोई उम्मीद नहीं दिख रही। अमेरिका भी चूंकि इलेक्शन में है तो वो भी खुल के नहीं आ रहा है सामने, और आ भी नहीं सकता, इलेक्शन के बाद भी नहीं आ सकता, क्योंकि अमेरिका अपने दूसरे देश के लिए अपने नागरिकों को क्यों पीसेगा। आखिर अमेरिका का जो खर्चा आता है वहां के नागरिकों को ही तो उठाना पड़ता है ना, टैक्स उन्हीं को देना पड़ता है। तो सारा मिला के फिर मैं अरविंद जी को, शायद है कि नहीं है वो, मैं वही कहूंगा कि रावण अपनी लंका जलाएगा तभी मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। तो अभी उनको टेबल मीटिंग, ये अकलमंदी नहीं कर रहे नेतन्याहू मेरे हिसाब से, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इसमें फदील साहब, जिस तरह से हमास ने और लेबनान ने मना कर दिया है कि साहब अब किसी भी सूरत जो है उस समझौता नहीं करेंगे, समझौता करेंगे तो अपनी शर्तों पे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या ये एक बड़ा मैसेज नहीं हमास की तरफ से कि 13 महीने की लड़ाई के बाद, कि जिसके दो दो बड़े कमांडर, हाँ, और दो उधर हिजबुल्लाह के और दो इधर के, दोनों मारे गए, जिसकी कमर तोड़ने की बात थी, इसके बावजूद ये कहना साहब हम समझौता नहीं करेंगे, करेंगे तो अपनी शर्तों पे करेंगे, क्या ये दुनिया के लिए एक मैसेज नहीं है? क्या ये अपने आप में इजराइल की एक हार नहीं है? मुमताज भाई, जब शुरू ये लड़ाई हुई थी तब आपके साथ हम डिबेट कर रहे थे, तब हमने ये बात कही थी उस वक्त, आपको याद होगा शायद, कि इसको सिर्फ हमास और लेबनान से मत देखिए, इसके इसको हमास और लेबनान के पीछे जो ताकत काम कर रही है, ईरान की, रूस की, चाइना की, ये सारी ताकतें काम कर रही हैं, ये सबको पूरी दुनिया को पता है। ये सिर्फ हमास नहीं लड़ रहा है या लेबनान नहीं लड़ रहा है, इसीलिए इन्होंने टारगेटेड किलिंग किया हमास को कमजोर करने के लिए। अब जो बातें रूस से या ईरान से डायरेक्ट हमास की होती होगी, लीडर्स के मरने के बाद इनको लगता होगा कि ये लोग लीडरशिप खत्म हो जाएगी। मैं एक दिन तारीख इस्लाम पढ़ रहा था, तो उसमें हमारे नबी ने कई बार अपने सीपा सलार रात को बदल दिए, लड़ाई के रात को सीपा सलार बदल दिए। तो फौज जो है के लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप एंड टाइम पे एक दिन पहले ही अगर आप सीपा सलार बदल देंगे तो हम लोग लड़ेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा था कि अगर बीच लड़ाई में सिपा सलार मर गए या इंतकाल हो गया या शहीद हो गए, तब कैसे लड़ोगे, ये सवाल किया उन्होंने। इसीलिए आप बीच लड़ाई में अगर आपका कोई लीडर मरता है तो आप होपलेस ना हो जाएं, इसके लिए मैं बार बार ऐसी कोशिश करता हूं कि बिना सिपा सलार एंड टाइम पे बदल दिया जाए, ताकि आप अपनी ताकत में बने रहें। सिपा सलार मर गया, इन्हीं में से किसी को अपना चुन लीजिए और चुन के लड़ाई को जारी रखिए। ये तारीख इस्लाम में मैंने एक दिन पढ़ा था, और ये बहुत बड़ी चीज है कि एंड टाइम पे सिपा सलार अगर मान लीजिए लड़ाई शुरू होते ही मर गया, तो बाकी के लोग तो होपलेस हो जाएंगे, सेना जो है होपलेस हो जाएगी। इसलिए हमारे नबी ने कहा कि हम सिपा सलार को इसलिए बदलते हैं कि आपको ऐसा ना हो कि आप उनके ना रहने से आप लोग होपलेस हो जाए। ये तो पूरी दुनिया के लोग ये इस्लाम की चीजों को जानते हैं, जो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम और मुसलमानों ने जंग किया है, पूरी दुनिया में जंग के इतिहास में सबसे बड़ा नाम मुसलमान का है।
तो इनको अनुभव तजर्बा दुनिया से अलग है और इस्लामी ताकत भी है इनके साथ, और मरने और मारने का खौफ इनके पास नहीं होता है। इतने कम संसाधन में अमेरिका के सामने ईरान खड़ा हो गया। जब तक ये ईरान इराक में लड़ा रहे थे, गद्दाफी साहब को मार रहे थे, सद्दाम हुसैन साहब को मार रहे थे, तब तक तो ये ठीक थे। अब जब इनके इतने कम संसाधन में इतने लोगों की शहादत के बाद ईरान देखिए कैसे खड़ा हो गया और मुकाबला कर रहा है। 100 जहाज से ईरान पे हमला हुआ था, 100 फाइटर जेट थे, F-13, F-16, F-15 सब थे, और 3 तरफ से हमला हुआ था ईरान के ऊपर, 3 तरफ से, और इराक की जमीन और जॉर्डन की जमीन इस्तेमाल की गई। लेकिन 100 जहाज में एक भी जहाज की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम ईरान की सीमा में घुस पाए। वो सीमा के बाहर से हिट कर रहे थे मिसाइल जो जहाज के अंदर होती, और अगर वो वार्निंग थी कि जिस तरह से आयरन उनका जो डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसने उनकी मिसाइलों को नाकाम बना दिया, और एक भी जहाज अगर ईरान की सीमा में घुसता तो वो जहाज मारा जाता। इससे डर के मारे वो लोग सीमा के बाहर ही रुक गए और वहां से मिसाइल मार रहे थे, उसको खत्म कर दिया वहां फदिल के साहब डिफेंस फदिल सिस्टम। साहब फदिल साहब, एक ये खबर जो आ रही है कि यहाँ सलीम साहब ने अपडेट किया कि यूके के 600 अफसरान ने इजराइल को हथियार बेचने को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, खिलाफ वर्जी बताया है। तो ये जो खबर इस तरह की आती है कि खिलाफ वर्जी का बताया जाना, और ये तो क्या ये इजराइल के खिलाफ एक गुस्सा नहीं है? इजराइल के खिलाफ एक पूरा महाज तैयार नहीं हो रहा है क्या? किस तरीके से इसको? देखिए, ये लड़ाई जो है, इसमें नियम कानून का कोई मतलब नहीं। दुनिया में क्या काम होता है, इजराइल के खिलाफ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है, खुद इजराइल की कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है नेतन्याहू के खिलाफ। लेकिन अब जब कंट्री ने, इजराइल ने जो अटैक शुरू कर दिया और 7 अक्टूबर की जो घटना हुई, तब से इन पर नहीं तो अब तक तो ये जेल में होते। नेतन्याहू के ऊपर 3 करप्शन के चार्ज बहुत बड़े हैं। इतना बड़ा चार्ज है कि इन्होंने जजों को भी ट्रांसफर करने और उनको मोटिवेशन करने के लिए कोशिश किया, कानून में बदलाव किया, जो कि गलत कानून था। वहां की पब्लिक ने एजिटेशन किया सड़क पर उतर करके उस कानून के खिलाफ, और जुडिशरी को भी इन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन तब तक 7 अक्टूबर की घटना हो गई, नहीं तो ये 7 अक्टूबर के तुरंत बाद ये अरेस्ट होते, और हम लोग के यहाँ जैसे नहीं है कि वहां 30 साल मुकदमा चलेगा, वहां देन एंड देयर फैसला होता है। और इनके ऊपर वारंट था पूरी तरह से, कोर्ट भी नाराज थी इनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने जुडिशरी में कुछ कानून बदल करके जुडिशरी को प्रभावित करने की कोशिश की थी। तो जुडिशरी पूरी नाराज है इनके ऊपर, और चार्जेस बड़े संगीन है इनके ऊपर घोटाले का चार्ज बहुत संगीन है। इतना कभी भी इजराइल में या इस तरह में ऐसे लीडर्स जो हैं कभी चार्ज इस तरह का नहीं फेस कर पाते। तो एक तो इस जंग से इनको, नेतन्याहू को बड़ी राहत है खुद को कि वो बचे हुए हैं जेल जाने से। तो सारी चीज जो है, और कभी भी आज यूएन ने 2 नेशन थ्योरी पास कर दिया, सभी लोगों ने वोटिंग कर दी, फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने का पावर रेजोल्यूशन पास कर दिया, लेकिन कहाँ इजराइल सुन रहा है? वो तो यूएन को ही धमका रहा है, उनके ही चीफ को धमका रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो कानून उन्होंने इसमें नहीं चलता है। इस लड़ाई में अमेरिका का बनाया कानून खुद अमेरिका नहीं मान रहा है, ना इजराइल मान रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट को तो इन लोगों ने खत्म ही कर दिया, कोई मतलब ही नहीं है। यूएन फोर्स, शांति की जो सेना है यूएन की, वो भी नहीं, ठीक है, इजराइल ठीक है, के पास। ठीक है। फजील साहब बिल्कुल सही है। दुनिया देख रही है कि इजराइल किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, हर चीज को इग्नोर कर रहा है, हर चीज को जो है ठुकरा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसीलिए तो अब एक बड़े हमले की तैयारी है। क्या आपको लग रहा है कि जो खबर आ रही है कि ईरान जो है बड़ा हमला अमेरिकी इलेक्शन से पहले कर सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन की जा रही है, ये कितना बड़ा हमला होगा? क्योंकि अब ईरान के पास भी मौका है, ईरान के पास भी मौका है, और अगर वो अपनी प्रॉक्सी के साथ एक बड़ा हमला करता है तो कितना बड़ा नुकसान इजराइल का हो सकता है। और वहां भगदड़ मची हुई, मैं आपको बता दूं, सही खबर है कि इजराइल के अंदर लोग डरे हुए हैं, लोग भाग रहे हैं कि पता नहीं क्या सिचुएशन, यानी बंकर में भी रहने के लिए तैयार नहीं। उनको लग रहा है कि साहब हो सकता है ऐसा भी कुछ हो कि बंकर ही उड़ जाए। तो
क्या क्या सिचुएशन कि ये जो भगदड़ है, ये जो पूरा अनसिक्योर हो गया इजराइल, कि जिसके बारे में बड़ी बड़ी बात होती थी कि साहब इजराइल को तो परिंदा पर नहीं मार सकता था, हम भी सुनते थे, आप भी सुनते थे, लेकिन अब तो ना अरिंदा ना परिंदा, वहां तो ड्रोन बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ ड्रोन जा करके वो घुस जाता है नेतन्याहू के घर में। जी, कितना बड़ा ये हमला होगा जी फतेह। फोटो अंदर की खींच के लाता है, जो ड्रोन अंदर की फोटो खींच ले वो मार देगा बम, तो अंदर ही खत्म हो जाएंगे, बंकर में जाने का मौका नहीं मिलेगा। जो ड्रोन ईरान का जो ड्रोन था वो अंदर जा करके उसने इनकी मीटिंग हॉल का फोटो निकाल लिया। समझ रहे हैं आप कितना ये डरवाने की बात है, कि ये डराया गया है कि देख लो भाई हम तुम्हारी फोटो निकाल सकते हैं तो वहां बम भी मार सकते हैं। पूरा देखिए, कोई भी कंट्री अपने सभी नागरिकों को बंकर में नहीं रख सकता, इतना बंकर किसी के पास नहीं होता है। और जो लोग 3 BHK में और 5 BHK 7 BHK में रह रहे हैं, वो लोग बंकर में कैसे रह सकते हैं? बंकर भी तो एक सजा ही है ना, एक सजा है बंकर। आप एक बंकर में 400-500 लोग, जिसमें मतलब 50-100 लोग नहीं रह सकते, उस बंकर में 400-500 रहेंगे, कितना बंकर बनाए होंगे? समझ रहे हैं आप? उनके सामने तो फिलिस्तीन ने अपनी ऐसी सुरंग बनाई कि आज तक इतना बम चलाने के, इतनी सेना IDF की, आज तक उनकी सुरंग नहीं खोज पाए। आज की डेट में भी वो सुरंग नहीं खोज पा रहे। तो ये पूरी तरह से इनका जो प्रोपेगेंडा था वो सब फेल है। और ये लोग पूरी तरह से, और अमेरिका अमेरिका के जहाज वहां खड़ा है, बेड़ा खड़ा है, 3 बेड़ा खड़ा है, लेकिन रूस ने भी अपना बेड़ा भेज दिया है। आज से नहीं, जब से लड़ाई शुरू हुई तब से खड़ा है। तो ये जो डर है ना, ये ईरान के साथ साथ इस बात से भी डर है कि रूस, इन्होंने यूक्रेन छेड़ करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। यूक्रेन पे हमला, अरे यूक्रेन को सपोर्ट करके रूस पर जो हमला किया, वो अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी। नेटो देशों का जो ताकत था ना, उनकी हवा निकल गई। और यही माइक्रोन कह रहे हैं, माइक्रोन यही कह रहे हैं कि आपके साथ सबको आप मारेंगे। और वो तो इतनी छोटी छोटी कंट्रियां हैं। अब दुनिया के अंदर मैक्सिमम जो डेवलपमेंट हो सकता था वो नेटो देशों का हो चुका है। अब उससे आगे कहां जाएंगे? अब डेवलपमेंट एशिया के देशों का हो रहा है, अफ्रीका के देशों का हो रहा है। अफ्रीका में पहले फ्रांस की नाइजर एक जगह थी, आप सुने होंगे नाइजर। तो नाइजर में पहले फ्रांस की सेना थी, वहां रूस ने कब्जा कर लिया, रूस की सेना वहां डिप्यूट हो गई। अभी 6-7 महीना पहले की घटना है। तो नाइजर के माध्यम से पूरा अफ्रीका, इंडिया, रूस और चाइना पूरा कब्जा कर चुके हैं, मार्केट पे भी। अब वो इंडिया की मोटरसाइकिल, चाइना का सामान, इंडिया का सामान, पूरे अफ्रीकन कंट्री। और अफ्रीकन कंट्री ने मिलकर पहले जैसे OIC बना है ना, इसी तरह से अफ्रीकन कंट्री ने पहले ही मिलकर के अपना एक संगठन बना रखा है। उनका भी UAE की तरह और नेटो देशों की तरह से ऑलरेडी एक संगठन बन चुका है, और उस पर काफी काम हो रहा है। वो लोग एक करेंसी, एक आर्मी और एक बिना सीमा के, बिना पासपोर्ट के आप सारी कंट्री घूम सकते हैं, ये सब चीजें वहां चल रही अफ्रीकन कंट्री में। और इधर एशिया से चले गए, उधर अफ्रीका से चले गए, उधर USSR से चले गए, रूस, चाइना, सब जगह से तो अमेरिका और नेटो देश भागते जा रहे हैं, क्योंकि नेटो को कोई पसंद नहीं कर रहा। नेटो देश दुनिया में इधर उधर फैल करके आपस में ये लोग बंदरवाट कर लिए थे पूरे दुनिया का, नेटो के और अमेरिका के लोग मिल करके, और इजराइल, ये सारे लोग मिल करके पूरी दुनिया का बंदरवाट कर लिए थे कि साहब यहाँ हम रहेंगे, यहाँ हम रहेंगे। और कहीं भी ये डेमोक्रेसी के पैरोकार हैं, लेकिन जहां इनका हस्तक्षेप होता है वहां इलेक्शन नहीं कराती है। जहां भी अमेरिका की सेना है या अमेरिका के कंट्रोल में है या नेटो देशों के कंट्रोल में जो कंट्री है, वहां इलेक्शन नहीं कराते हैं। इलेक्शन से किसको डरवाते हैं? अरब को डरवाते हैं, UAE को डरवाते हैं, OIC की कंट्रियों को डरवाते हैं इलेक्शन से। ये लोग जो है उधर नहीं जाते हैं। अब ये बीच में जो रूस, चाइना, ईरान, इंडिया, ये सब मिल गए ना, जो इसको मिलने से अमेरिका इतना बौखलाया हुआ है, उसका बस नहीं चल रहा है कुछ। जो वो बड़ा बड़ा जहाज देखते थे ना, वो जहाज की भी कलई खुल गई। सारा उनका भेद जो है डिस्क्लोज कर दिए, सारी चीजें खुल गई। ना तो इनके पास आर्मी स्ट्रांग है, अब वो जो जहाज है बड़े खर्चीले हैं और एग्जैक्ट नहीं है, सब पुराने जहाज है। और 30 साल 35 साल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनके पास किसी के पास नहीं। ईरान का जो ड्रोन है ना, जो टर्की ने ड्रोन बना लिया, ईरान ने जो ड्रोन बना लिया, जो ड्रोन रूस रूस में टेस्टेड हो गए,
ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी इनके पास। अब सोचिए कि नेतन्याहू के घर का फोटो ईरान ने ड्रोन भेज के निकाल लिया, और उतना ही नहीं, वो सेकंडों में ऊपर जा सकता है और सेकंडों में नीचे आ सकता है ड्रोन। पूरा एयरफोर्स तो खत्म ही कर दिया दुनिया से। ड्रोन टेक्नोलॉजी ईरान की जो आई और टर्की ने जो ड्रोन बनाए, इन लोगों ने एयरफोर्स को, तो जो लोग पैसा खर्च कर रहे थे एयरफोर्स पर, उनका तो बर्बाद कर दिया। क्योंकि आपका जो करोड़ों, कई हजार करोड़ का जो जहाज आप खरीद रहे हैं, उसको 30-35-25-30 लाख का जो है ड्रोन उसको तबाह कर दे रहा है, उससे ज्यादा काम कर दे रहा है। जो आप जहाज नीचे नहीं आ सकता, उसकी सीमा बैरियर है, ड्रोन को क्या है, कोई मार भी देगा तो क्या है, वो तो छोटी सी चीज है। हवाई जहाज को तो मार देगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, उनका हजारों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। और इनके पास तो छोटा छोटा मिसाइल जो हमास के लोग मारते थे और जो लेबनान के लोग मारते थे, उसी से इनका सब आयरन डोम खत्म हो गया। उसमें भी तो गोला लगता है ना, मिसाइल लगती है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। तो इनका तो पहले ही खत्म हो चुका था, इसीलिए जब ईरान ने हमला किया, ये उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, बहुत थोड़ा सा कर पाए। जी होता है। ये बिल्कुल सही है। और मैं चूंकि आज बस यहीं पे मैं प्रोग्राम को रोकूंगा, बातें बहुत हैं करनी थी, लेकिन मैं चूंकि आज 30 मिनट का सिर्फ प्रोग्राम करना था, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ, सब खैर मकदम करता हूँ। आज मैं नाम भी शायद न ले पाऊं, तो लेकिन ये बिल्कुल सही है, और मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो इजराइल है वो पूरी तरह से जाल में फंस गया है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। बहरहाल जो भी है वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फदील साहब आए, तशरीफ लाए, और प्रोफेसर अरविंद तेजावत, उनका मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।